हेलो, फाइन। वी आर स्टडिंग साइंस और साइंस में लाइट। लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम एक खूबसूरत सी दुनिया को देख पाते हैं। मॉर्निंग का सनशाइन और सनराइज, इवनिंग का सनसेट, कलरफुल फ्लावर्स, बहती हुई नदी, ग्लेशियर्स और इनसे सबसे भी खास आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे। ये सब हम देख पाते हैं, हम फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज में से हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन, और इसके बाद रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। और क्या कहा था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हमने पहले ही बोला हुआ है कि लाइट आइसोट्रोपिक मीडियम में स्ट्रेट ट्रेवल करता है, लेकिन यदि मीडियम आइसोट्रोपिक नहीं है तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करता बल्कि बैंड हो जाता है। और इन जनरल टर्म्स में जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट बैंड हो जाता है। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हमने बोला था रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? When light rays either bend or change their direction while passing from one medium to another is called refraction of light. ये हम देख चुके थे। In other words, we can say bending of light. Bending of light when it passes obliquely from one medium to another is called refraction. तो रिफ्रैक्शन लाइट की एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। आफ्टर दिस जब हमने इसको डिफाइन कर लिया तो हमने आपसे बोला हुआ था कि जो लाइट रे है वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब एंटर करेगी तो जो ज्वाइनिंग लाइन है जिसमें कि दोनों मीडियम मिलते हैं, इट इज इंटरफेस। उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। जब जहां वो लाइन जो दोनों मीडियम को मिला थी, इट इज इंटरफेस। इंटरफेस को पास करते समय टू पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, रेयरर टू डेंसर एंटर करे या डेंसर टू रेयरर एंटर करे। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। यदि वो रेयरर टू डेंसर एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट था, डेंसर टू रेयरर टू डेंसर के बाद डेंसर टू रेयरर। When light ray travel from denser to rarer medium, it bends away from normal. नॉर्मल से दूर हट जाती थी। आफ्टर दिस हमने आपसे कहा था, एक ग्लास स्लैब की स्टडी की थी, और हमने ये भी आपसे बोला हुआ था कि लाइट में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो लाइट की स्पीड की वजह से होता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, और यही वो कॉज है, यही वो कारण है जो लाइट को बैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने लाइट के रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ पे देखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड। सीधी सी बाल्टी लीजिए और बाल्टी में फुल पानी डाल दीजिए, उसमें क्वाइन डाल दीजिए, तो बाल्टी की जितनी डेप्थ है उससे कम दिखाई देती, क्वाइन हमें उठा हुआ दिखाई देता है। और क्या दिखा था, अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। एक्वेरियम या बाउल की जो फिश होती है अपने एक्चुअल साइज से बड़ी दिखाई देती है। अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का जो इंटरफेस होता है उसमें अगर पेंसिल को हम आधा डिप्ट कर दे तो थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के। After this, laws of refraction of light. Laws of refraction of light. इसके पहले हमने laws of reflection of light पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं laws of refraction of light. Point number 1. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. Suppose एक इंटरफेस है, इस साइड एयर है और एक ग्लास है,
दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। इस केस में एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। जिस पॉइंट पर दिस इज इंटरफेस, एयर और ग्लास को मिलाने वाला जो लाइन है, इट इज इंटरफेस पर जहां इंसिडेंट हुआ है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा, इट इज डिनोटेड बाय आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन लाइट रे जैसे कि सीधा चले जाना था, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, ये ऐसे नहीं जा रही है, क्योंकि रेयर टू डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और ये ऐसे हो जाएगी। इस केस में यहां जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, इट इज आर, आई आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। खैर ये रूल आपसे क्या कह रहा है? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन पर होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। सपोज बोर्ड एक प्लेन है तो सभी इसी प्लेन पर है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. पक्की बात। Now the second law. Second law एक रेशियो को डिफाइन करता है जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर होता है। इसमें वर्ड आएगा साइन, जो खुद में एक रेशियो है। तो फिलहाल आप जितना समझ सके, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसे अभी बस मेमोराइज कर लीजिएगा। बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने आपसे बोला था कि ये आई है और ये आर है। रिफ्लेक्शन में आई इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आई इक्वल्स टू आर नहीं होता है। इट मीन्स दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वी कैन से साइन I upon sin R equals to a constant value, constant sin I sin R दोनों का जो रेशियो होगा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखिए यहां पे दो बातें बता रहे हैं आपको। पहली बात, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों की साइन वैल्यू का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू है फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया, पर्टिकुलर कलर के लाइट के लिए और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम के लिए। अगर आप मीडियम चेंज कर देते हैं तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी, लेकिन पर्टिकुलर मीडियम के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यहां पर जो हम कह रहे हैं, दिस कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू आई है कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा, तो पहला सेकंड लॉ तो क्लियर है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा। लेकिन यहां पर आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्या नया चक्कर आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, गौर से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम gives an indication of the
लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो कितना बैंड होगा। अभी तक हमने ये तो बोला था कि बैंड होगा, अभी लाइट से ऐसे आ रही थी और ये बैंड हुई, पर ये बैंडिंग कितनी होगी। एयर और ग्लास के में देखा आपने बैंड हुआ, अगर एक ग्लास के जगह कोई और मीडियम होता तो बैंड होता, लेकिन हो सकता है ज्यादा बैंड होता या हो सकता है कि कम बैंड होता। तो कोई लाइट रे कितनी बेंडिंग होगी, बेंडिंग एबिलिटी को डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे दिखाया जाता है एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि रिफ्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। तो या तो हम इन एंगल्स का रेशियो निकाल लें या तो उन मीडियम्स में लाइट के स्पीड का रेशियो निकाल लें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हम उनकी स्पीड की हेल्प लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। देयर आर टू मीडियम्स, कोई मीडियम हो सकता है। सपोज दो मीडियम है, कोई भी, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बहुत अच्छे से हमने आपसे क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम कैसे लिखेंगे, हमने आपसे बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एन के पास यहां 2 लिखिए, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसे 21 नहीं पढ़ना, ये 21 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम कैसे कैलकुलेट करें, स्पीड ऑफ लाइट speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। आज ही मैं आपसे बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला था, 2 का, इसलिए मीडियम 2 नीचे। यदि मैं आपसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, आप क्या लिखेंगे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 upon speed of light in medium 1। मतलब कि लाइट कितना बैंड होगा, ये दोनों मीडियम के रेशियो से, उस दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड के रेशियो से हम तय कर सकते हैं। पक्की बात यहां तक। नाउ द टाइम फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मीडियम 1 है, अब हम इसको मान लीजिए हटा दें, जो मीडियम 1 है इसको हम फिक्स कर दें कि मीडियम 1 एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। मीडियम 1 क्या होगा, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, और मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। when light is going from vacuum, ब्रैकेट में एयर कर सकते हैं, when light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट कहां से आ रहा है? वैक्यूम या एयर से। कहां जा रहा है? किसी अदर मीडियम में। उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब जब भी हम एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कैलकुलेशन करेंगे, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब हम दे रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एंड जिस मीडियम का निकाल उसको पहले लिखते हैं। सेकंड एयर होगा, इसे लिखना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called the absolute refractive index. इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें स्पीड लाइट की पता है। सपोज आपसे कोई कहता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताएं, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम कैसे लिखेंगे? एंड ग्लास के लिए जी, क्योंकि मीडियम क्या हो गया? जी। एंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है? 3 इंटू अप्रॉक्स वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी होती है? तो इसका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। इस केस में ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 3/2। इट मीन्स वी कैन से Ng इक्वल्स टू 1.5। मैं अप्रोक्स करके दे रहा हूं। तो ये हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेशियो लिखते हैं उनकी यूनिट्स नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी। अभी 10th है, चाहे आप कितनी हायर क्लास में पहुंच जाए, रेशियो की यूनिट नहीं होगी। अब इस प्रकार से आपको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किए गए। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लाइट कितना बैंड होगा ये बताता है। मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट ज्यादा बैंड होगा, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट कम बैंड होगा। ठीक है, कि कितना वो बैंड हो सकता है, वो कैपेबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है। जैसे कि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 अपन ने कैलकुलेट किया। बुक्स में 1.52 भी मिल सकता है, बहुत फाइन जाएंगे तो आगे भी जा सकते हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। डायमंड का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। इस हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है? एक स्पेशल इफेक्ट देता है जिसको बोलते हैं स्पार्कल इफेक्ट। डायमंड स्पार्कल पार्शियली बिकॉज ऑफ देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साथ में क्या होता है? जो डायमंड की कटिंग की जाती है उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। इंडिया काफी बड़ा मार्केट है डायमंड को पॉलिश करने के लिए, तो उसको उन एंगल से पॉलिश किया जाता है कि आपका लाइट अधिक से अधिक स्पार्कल हो, जिससे डायमंड चमकने लगता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, मतलब डायमंड में लाइट बहुत ज्यादा बैंड होता है। आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36। बहुत बड़े लिस्ट है, यू कैन सी, आपकी बुक में देख लीजिएगा आप। उसमें सेलेक्टेड जिससे मैंने यहां नाम ली, इतने कम से कम याद होने चाहिए, बाकी भी आप याद चाहे तो याद कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया कि कितना लाइट बैंड होगा और कितना लाइट बैंड नहीं होगा। तो हमने रिफ्रैक्शन देखा। रिफ्रैक्शन के लिए दो कैटेगरीज हमने देखी थी, एक डेंसर टू रेयरर, एक रेयरर टू डेंसर। आफ्टर दिस हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेस किए, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग से एक्सप्लेन किया। अब जिस प्रकार से आपने सीखा था स्फेरिकल मिरर, आपका सिलेबस डिस्कशन करता है स्फेरिकल लेंस पर, स्फेरिकल लेंसेस। तो हम पहले समझ लें स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं।
सपोज एक स्फेयर है, इसका एक सेंटर होगा सपोज C1, एक और स्फेयर है, सपोज इसका सेंटर है C2। अगर हम इन हिस्सों को हटा दें तो जो बच गया जो ये सरफेस है, इस लेंस के लेफ्ट सरफेस राइट साइड के स्फेयर की सरफेस से आ रही है, और जो राइट साइड की सरफेस है लेंस की, और लेफ्ट साइड के स्फेयर की सरफेस है। इस केस में अगर ये मटेरियल इसका ट्रांसपेरेंट है जस्ट लाइक अ ग्लास, तो ये कहलाएगा लेंस। लेकिन चूंकि किससे बना हुआ स्फेयर से, इसलिए स्फेरिकल लेंस। इसी प्रकार से एक और पॉसिबिलिटी है, एक स्फेयर है, there is sphere, there is another sphere, इसका सेंटर कितना होगा C1 और इसका सेंटर क्या होगा C2। आप इमेजिन करें इस एरिया में ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब इस हिस्से को हम हटा दें, यहां भी एक लेंस बन रहा, दिस वन, ये मटेरियल ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये जो लेंस बनेगा ये भी स्फेरिकल लेंस है। ये लेंस कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे जो बन रहा है ये बना है, इट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो बन रहा है कॉनकेव लेंस। तो हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के लेंस हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। हम डिफाइन कैसे करें? बट रिमेंबर, ये किसी स्फेयर का पार्ट नहीं है, उसको काटा नहीं है, जरूरी नहीं है, बल्कि 2 स्फेयर्स की सरफेसेस के साथ डिजाइन किया गया है, इसलिए डेफिनेशन को थोड़ा सावधानी से नोट करते हैं। A transparent material bounded by 2 surface. A transparent material bounded by 2 surface, of which one or both surface are spherical, forms a lens. There are 2 types of lenses, convex lens and concave lens. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इसके अलावा भी कैटेगरीज होती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, लेकिन फिलहाल हम इन चीजों पर स्टडी नहीं करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसी पर फोकस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर but thinner at the edges. सेंटर पर थिक होता है और एजेस पर, किनारों पर थिन होता है। This lens have 2 spherical surfaces bulging outward. It is also known as converging lens. Convex lens is also known as converging lens. अब जरा सोचें आप, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में बेटा हम एक यहां पे मिड लाइन डिजाइन कर लेते हैं।
एक इमेजिनरी लाइन डिजाइन करते हैं दोनों एजेस को मिलाते हुए, दोनों टॉप को जब हम मिलाएंगे और यहां पर हम एक इमेजिन करते हैं जो इसके बिल्कुल सेंटर से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बोला जाएगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में पोल होता था सेंटर, वैसे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय ओ। चूंकि स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, सपोज उसका सेंटर ये है यहां पे, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है C1 और इस स्फेयर का जो सेंटर है C2, C1 C2। पक्की बात? नो, ऑप्टिकल सेंटर से C1 की जो डिस्टेंस होगा दिस इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर से C2 का भी जो डिस्टेंस होगा ये भी R होगा। इसका भी अपना एक फोकस होता है F1 और इस साइड भी एक फोकस होगा, इट इज F2। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में दो सेंटर्स हैं C1 एंड C2 और दो फोकसेस हैं F1 एंड F2। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगा इट इज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। एक और चीज, ये जो डिस्टेंस होता है R का आधा होता है F, जस्ट लाइक अ मिरर। तो अगर यहां से यहां तक F है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2f1। तो C1 को कुछ बुक्स में आप 2f1 लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, तो C2 को क्या लिखेगा 2f2। और जो ये लाइन है इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, C1 सेंटर फर्स्ट, C2 सेंटर सेकंड, F1 फोकस फर्स्ट, F2 फोकस सेकंड, O ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा, एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्केव लेंस के लिए भी होगा, लेकिन कॉन्केव लेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये सेंटर से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसे हम O बोलेंगे, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा इट इज C1, इसका जो सेंटर होगा इट इज C2, इसका जो फोकस होगा F1, इसका जो फोकस होगा F2। O से F के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज नोन एज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। और ये जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी सेंटर का इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R। हमेशा कैलकुलेशन करते समय मिड लाइन खींचना ना भूलें, सारे मेजरमेंट इससे किए जाएंगे। तो हाउ वी कैन डिफाइन कॉन्केव लेंस? अ कॉन्केव लेंस इज a concave lens is thin in the middle but thicker at the edges. It is bounded by two spherical surfaces curved inwards. It is also known as diverging lens. It is also known as diverging lens. अब यहां पे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको डिफाइन करनी है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंसेस के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे वो लगभग सेम होंगे। द फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 एंड C2, C1 एंड C2। द फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लेंस, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. The center of these two spherical surfaces are called center of curvature, respectively
respectively. They are represented by C1 and C2. Second term is principal axis. Principal axis. Imaginary straight line passing through the two center of curvature. Imaginary straight line passing through the two center of curvature is known as principal axis. Third is optical center. O. Optical center. The central point of a lens. The central point of lens is its optical center. लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, और एक बात ध्यान रखना बेटा कि इससे जो रेज आएगी वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, उसका पाथ डेविएट नहीं होता. A ray of light when passes through O remains straight. वो सीधी रहती है, वो डेविएट नहीं होती है. नेक्स्ट इज अपर्चर. अपर्चर मतलब इसकी यहां से लेके चौड़ाई, विड्थ. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is known as aperture of lens. Now focus. अब बेटा ध्यान रखना, फोकस तो यहाँ दो है, तो फोकस हमें दो चीजों के लिए स्टडी करने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स का फोकस और कॉनकेव का फोकस. फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑफ लेंस. Focus of lens. फर्स्ट थिंग हम ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स के लिए. कॉन्वेक्स लेंस. This is convex lens. इसके C1 एंड C2 को मिलाने वाली लाइन, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस. C1 C2. ठीक है यहां तक. अब इमेजिन करें, एक कॉन्वेक्स लेंस से क्लियर है, एग्री. कॉन्वेक्स लेंस से इस स्फीयर का सेंटर C1 है, इस स्फीयर का सेंटर C2 है. बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस. एक बार और. Beam of light parallel to principal axis after refraction from convex lens converges to the point on principal axis known as principal focus. Suppose यहां से इस principal axis के parallel एक लाइन आ रही है, this one. वो after refraction ऐसे चली जाती है, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे चली जाती है. बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप रे को बैंड करेंगे, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आप नॉर्मल खींचते हैं, रे हमेशा यहीं पर बैंड करेंगे. अब नहीं आपने लाइट रे को यहां या यहां बैंड किया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. हमेशा आप इससे ही बैंड करेंगे. कंफर्म? ठीक. तो एक रे जो पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चलेगी. एक और इमेजिन करते हैं, सपोज एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे चलेगी. जिस पॉइंट पर मिलती है इसे हमने बोला है F. तो यहां पर ये कौन सा F होगा? F2. और ये वाला कौन सा होगा? F1. सेम डिस्टेंस पर जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे होगा, दोनों यदि कर्व सेम है तो. बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज मतलब मिल जाना, कन्वर्जिंग बीम याद है ना, कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस.
इट मीन्स यहां पर F2 इज अ प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर ये मिरर ये लेंस कॉनकेव होता, एक और डिजाइन करते हैं। दिस इज लेंस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिड पर draw the principal axis, this point is O, this is C1 and this is C2। ये रे ट्रैवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक और रे है जो ट्रैवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऐसे चले जाएगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऐसे ट्रेवल करेगी। अब आप ध्यान रखें, रियल रे ऐसे होके इस पाथ में जा रही है और ये रे ऐसे जा रही है, मतलब ये आपस में कभी मीट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है। हम इमेजिन कर लेते हैं वर्चुअल रे के, डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल रे जो यहां पर मिल रही है। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा जहां पे मिल रही है इसको F बोलेंगे, पहला वाला F1 और सेकंड वाला F2 कहलाता है। जहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है इट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। द बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis after refraction from concave lens appear to diverge from a point on principal axis known as principal focus। ये लाइट सारी डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। अभी हमने 2 दिखाया, जितनी होगी फैलते चले जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से निकल रही हैं। appear to diverge from a point, this point is known as principal focus। अब देखिए यहां पे ये रेस को मिला रहा है, रेस जहां मिलती है वो कन्वर्ज बीम बनती है, या चूंकि कन्वर्जेंस हो रहा है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस फैला रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस। इसलिए कॉनकेव लेंस को दूसरा नाम क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। पक्की बात? तो हमने ये बेसिक देखा है। अब यहां से हमें इनके रे डायग्राम सीखने हैं। अभी हमने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाया, इसमें क्या क्या देखा आपने? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस। फोकस कितने होते हैं? 2। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होते हैं? 2। इनके स्टडी कर लें। जब आप इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल या रूल्स देखेंगे रे डायग्राम क्रिएट करने के, और रे डायग्राम के बाद जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था मिरर के लिए, वैसी इमेज फॉर्मेशन होंगे लेंस के लिए। यहां भी वैसे ही होगा 6+2 वाला कॉम्बिनेशन, बस कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। पर वो कौन सी स्टोरी है, चीजों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए। स्टडी एंड अगेन स्टडी। थैंक यू।